हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाथ आईएएस एकेडमी का सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2024 स्टार्ट हो चुका है और हम जो है हर एक टेस्ट का मॉडल आंसर यानी कि एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी कड़ी में टेस्ट नंबर 4 का जो इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन है, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे थे, उसको हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपका जो है वो आता है 2 नंबर के। ठीक, तो ये 2 नंबर का पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो सीधी बात है भाई कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो यूनिटी थी, उन्हें ब्रेक करना, उन्हें वीक करना, ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट ना चल पाए। और इसने इसने क्या लीड किया, तो इसने किया आपका वाइड स्प्रेड आपका प्रोटेस्ट, और इन्हें जो है 1911 में जो है क्या करना पड़ा, इंडियन के अपोजिशन की वजह से क्या करना पड़ा, रिवाइज्ड करना पड़ा। तो इस तरीके से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। एक प्रश्न और भी आ सकता है भाई कि इसका आउटकम क्या था। अगर यहाँ पे अभी रीजन पूछ दिया, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। इस तरीके से चीज़ों को आप फ्रेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मेंशन 2 मेजर कॉसेज बिहाइंड द डॉक्ट्रिन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन ब्रिटिश एरिया। ठीक, तो पहला ये भी कि फॉरेन मार्केट का क्या हुआ था, लॉस हुआ था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड में। अगला हुआ भाई कि आपके जो इंटरनल मार्केट थे ना इंडिया की, वो भी क्या हुए थे, इफेक्ट हुए थे। ठीक, तो भाई जब फैक्ट्री में चीज़ें बन रही है, जब वहाँ से चीज़ें आनी चालू हो जा रही है, रेडीमेड कपड़े बन रहे हैं, तो जो आपके जो हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री है ना, वो तो इफेक्ट होगी ही। तो फॉरेन भी इसके फैक्टर थे और इंटरनल भी इसमें फैक्टर था। तो ये आप एक आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट वर द रिजल्ट, ठीक है, ऑफ क्रिप्स मिशन 1944। तो इनका आपको पता है भाई कि इनका एम क्या था। इनका एम ही था, जो पर्पस था वो यही था कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या करना, इंडिया का सपोर्ट क्या करना, हासिल करना। ठीक, तो लेकिन इंडियंस ने इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब इंडियंस की डिमांड क्या थी आपकी, तो फुल इंडिपेंडेंस थी, जो ये देने में क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। तो इसी वजह से जो है आपका रिजल्ट जो है ये रहा क्रिप्स मिशन का, जो फेल रहा। ठीक, अगला है आपका मेंशन द इवेंट ऑफ दिल्ली दरबार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक, तो अगर हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता है कि टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए। तो आपको ईयर मेंशन करना है और किंग और क्वीन के आपको नाम मेंशन करना है कि क्या हुआ था। तो पहले स्टार्ट करेंगे आपका 1877 में। ईयर आप प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपके क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया के रूप में क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। फिर आपका क्या 1903 सक्सेशन ऑफ किंग एडवर्ड, क्वीन अलेक्जेंडर, और 1911 कोलोनेशन ऑफ क्या आपका किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज कौन से, किंग जॉर्ज 5। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विनायक दामोदर सावरकर इन इंडियन। तो विनायक दामोदर वीर सावरकर की अगर बात होती है तो पहला आपका सोसाइटी का नाम आता है अभिनव भारत। फिर वो यूके गए, ठीक, इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व रहे। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका टाइटल था हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। राइट, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो जो आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से टैक्स लेने के लिए अलग अलग सेटलमेंट आए, जैसे इजारेदारी सिस्टम आया, आपका परमानेंट सेटलमेंट आया, महालवारी सेटलमेंट आया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई। उसमें कॉर्नवालिस के टाइम पे आपका आता है परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में बंगाल में हुआ था। क्या भाई, परमानेंट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो है टैक्स की यहाँ पे बात की गई थी। और इसके जिम्मेदार कौन थे, जो लैंड लॉर्ड थे आपके जमींदार। इनको क्या किया था, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल बनाया था, और इस लैंड का क्या कर दिया गया था, ओनर भी यहाँ पे बना दिया था। हुआ क्या था कि भाई फिक्स्ड रिवेन्यू के कारण क्या हो गया था, जो किसान है, जो पीजेंट है, उनका क्या हो रहा था, एक्सप्लोटेशन हो रहा था। ये भी एक कारण है। ठीक है, तो ये एक वजह से हुआ कि भैया जो रूरल इकोनॉमी है ना, वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी ड्यू टू हाई टैक्सेशन। राइट, भाई अब रेलवे एक्सपेंशन हुआ तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे। तो मैं एक एक लाइन को आपको पढ़ रहा हूँ ताकि आप क्या कर पाए, समझ पाए। इजी मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्मी लीड टू वाइड स्प्रेड सप्रेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ द लोकल रेबल्स एंड नेशनलिस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा बोल रहा है इट अलाउज द colonial companies to exploit the company extend further deep in the hinterland religious which were excluded from the pernicious effect of colonial rule। अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। It further aggravated the problems of deindustrialization in the local and regional center which further lead to the unemployment ऑफ इंडियन मासेस। देखो भाई, आपका रेलवे का एक्सपेंशन होगा तो बाहर से क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा। बाहर से ट्रेड बढ़ेगा तो बाहर की चीज़ें रेडीमेड रूप से आएगी। जब आएगी तो हमारी इंडस्ट्री डाउन होगी, और जब हमारी
लोकल इंडस्ट्री, इंडिजीनियस इंडस्ट्री अगर डाउन होती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक, अगला है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8, एजुकेटेड वुमेन इन प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन की बात हो रही है। तो बहुत सारे जो है वुमेन है जिन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसमें कुछ नाम है आपके, मुमताज़ अली, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो रिलीजियस टेक्स्ट कुरान की जो है, जो आयतें होती है, जो वर्ड्स होती है, उसकी हेल्प से क्या किया था, लोगों को बताना चालू किया था भाई कि इल्म जो है, जो एजुकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जो है भोपाल के जो बेगम है, उन्होंने अलीगढ़ में जो है एजुकेशन को क्या किया, अवेयर किया। फिर रुकैया सखावत हुसैन का नाम आता है पटना में। और आपका सावित्री फुले की जो वाइफ, ज्योतिबाई फुले की जो वाइफ है आपकी सावित्री बा फुले, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, जो कि आपका स्टार्ट करना स्कूल किनके लिए, एजुकेट करने के लिए, किनको, आपको जो गर्ल्स हैं उनको। तो सावित्री बा फुले बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप जरूर मेंशन करेंगे। फिर पंडिता रमाबाई सरस्वती का भी नाम ले सकते हैं, जिन्होंने क्या किया था, गर्ल्स एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी, वॉइस रेस किया था। फिर आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ लाला लाजपत राय टू द इंडियन फ्रीडम फाइटर। आपको पता होगा भाई कि पहले आप ये बता दो भाई कि ये तो कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। फिर आपको पता है साइमन कमीशन के बारे में, जो 1828 में आता है, और इसके जब वो विद्रोह कर रहे होते हैं, विरोध कर रहे होते हैं, अपोज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इनके सर पे जो है लाठी पड़ती है और इनकी डेथ हो जाती है। यही एक कारण बनता है आपका किसका, तो यही एक कारण बनता है जो भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी वीर होते हैं, वो इसी घटना से भड़क उठकर जो है हत्याएं करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको पता चलता है। ठीक, फिर आपका क्या है, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1833। आपको पता होगा भाई कि 1793, 1813, 1833 चार्टर एक्ट। फिर आपका जो है रिफॉर्म आता है 1909, 1919, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1833 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था आपका कि पहले तो भैया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ना, वो एंड कर दी थी। ठीक, तो अब दूसरी कंपनी भी आके यहाँ पे क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं भाई कि 20 साल के लिए क्या कर दिया गया था, उनकी जो कंपनीज रूल है उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक, और एजुकेशन, प्रमोटिंग एजुकेशन पे भी यहाँ पे क्या किया गया था, फोकस किया गया था। तो इस तरीके से अगर आप कुछ प्रोविजंस के पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन कर देते हैं तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर प्रश्न बोल रहा है आपका एग्जामिन द रोल ऑफ, मैं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप नोट कर लो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, फिर आप अपने हिसाब से आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस इन इंडिया, इंडियाज फ्रीडम। भाई वर्नाकुलर प्रेस के तो रोल रहेगा ही रहेगा, प्रेस का तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी फ्रीडम आपका क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले बता दिया भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आपको पता है लॉर्ड रिटर्न 76 80, फिर किन्होंने रिपील किया, तो रिपन ने किया, जिनका टाइम पीरियड था 80 to 84। ठीक, फिर कौन आते हैं, तो डफरिन आते हैं 1885 में। ठीक, फिर इसमें क्या हुआ आपका है क्या, तो किस तरीके से वर्नाकुलर का मतलब हुआ भैया कि जो लोकल लैंग्वेज, जो आम लोगों की लैंग्वेज है, उसमें जो मैगजीन और न्यूज़पेपर निकल रहे थे, वो किस तरीके से आपको जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल था वो हेल्प कर रहे थे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इसको रोकने के लिए एफर्ट लगा रहे थे, इसको हम समझते हैं। तो पहला ये है कि आपका क्या था, सेंसरशिप। पहले तो भाई इन्होंने सेंसरशिप लगा दिया, और जो अथॉरिटीज है, जो ऑफिसर्स है, उन्हें ये पावर दिया गया कि आपका जो न्यूज़पेपर है ना, अगर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शनेबल ऐसा कोई वर्ड है जो कि राष्ट्र विद्रोह जाता है, तो आपका क्या कर दिया जाएगा, सारा जो है जब्त कर दिया जाएगा। ठीक, अगला बोल रहा है भैया फाइन एंड इम्प्रेजमेंट, अगर आप क्या कर रहे हो, बात नहीं मान रहे हो तो आपको फाइन भी लगाया जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। ठीक, लाइसेंसिंग की बात हो रही भाई कि जैसे भाई कोई और आके अब इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने न्यूज़पेपर मैगजीन स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो उसके लिए लाइसेंस की जो प्रोसेस है ना, उसको बहुत टफ कर दिया गया, ताकि आसानी से जो है लोग जो है न्यूज़पेपर ये सब स्टार्ट ना कर सके। फिर आपका आ गया भैया डिसेमिनेशन ऑफ नेशनल आइडियाज। ठीक है, उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस, वॉइस फॉर रिफॉर्म एंड आपका रेसिस्टेंस, कल्चरल रिवाइवल। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल के ना एक एक करके जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आपका आ रहा है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म 1909 1919। ठीक है, तो पता है भाई 1909 को हम क्या कहते हैं, मॉडले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, और 1919 को हम जो कहते हैं वो है आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो पहले 1909 का हम देख लेते हैं भाई कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक तरीके का फाउंडेशन था हिंदू मुस्लिम को क्या करने का, डिवाइड करने का। ठीक, और एक्सपेंडेड किया गया यहाँ पे काउंसिल में, तो आप इसको नोट कर सकते हो भाई
कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्हें क्या किया गया था, इंक्रीज किया गया था। फिर आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ये इसका मेन पॉइंट था डायरकी। फिर बाय कैमरा लेजिस्लेशन यहाँ पे चालू हुआ सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं। फिर एक्सपेंडेड फ्रेंचाइजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन एलिजिबल टू वोट थ्रू स्टिल लिमिटेड फॉर द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक। तो आप जब लॉन्ग आंसर में ना एक हल्का सा कंक्लूजन दे सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना क्वेश्चन आपने फ्रेम किया, फिर आप बता दें भाई कि 1909 1919 में ये था और ये किस तरीके से जो है हमें डिवाइड करने के लिए ये चीजें लाई गई थी। उसके बाद हाँ, मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो पहले आप बताएं भाई पहली फैक्ट्री 1854 में बॉम्बे में बनी, फिर और जगह भी बनी, ठीक है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि भाई स्कार्सिटी ऑफ फाइनेंस एक कारण था, ठीक है, क्योंकि जितने फाइनेंशियल हाउसेस थे वो किनके द्वारा कंट्रोल किए गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किए गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 तक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो स्लगिश हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 रेज द डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मर्चेंडीज बिकॉज ब्रिटिश एक्सपोर्ट डिसरप्टेड, ठीक। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ तब क्या हुआ कि आपके जो ब्रिटिशर्स थे वो बिजी थे और ट्रेड पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, अफेक्ट हुआ था। तो इसका जो है डेफिनेटली जो इंडिजिनियस जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उन्हें क्या हुआ, फायदा हुआ, और यहाँ पे एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर आ गया भाई वहां पे बोला था रोल ऑफ वुमेन इन एजुकेशन टू प्रमोट गर्ल्स, यहाँ पे बोल रहा है कि हाईलाइट द रोल ऑफ वुमेन इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द इंडियस फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक। तो आप कुछ का नाम लेंगे भाई, कल्पना दत्ता और प्रीति लता वाडेकर का आप नाम लेंगे, जो किससे जुड़ी थी आपकी, तो चिट्टागांव आर्मरी रेड से जुड़ा हुआ था। बीना दास का आप नाम लेंगे जिन्होंने जैक्सन को मारने की कोशिश की थी। बीकाजी कामा का आप नाम ले सकते हैं। दुर्गावती देवी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि भगवती चरण वोला की वाइफ होती है, और जो भगत सिंह है उनको जो है भगाने में जो है जो पूरी एक स्टोरी चलती है कि टोपी पहने हुए हैं और टोपी पहनने के बाद जो है वो भगत सिंह लगते नहीं है, एक पंजाबी लड़के नहीं लगते, और ये दुर्गा भाभी के साथ जो है ट्रेन में जाते हैं और अंग्रेज उनको ढूंढ रहे होते हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी, एक लंबी स्टोरी है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुर्गावती का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सरोजनी नायडू आपको पता है भाई कि ये कौन है, तो ये आपकी फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट है, आपकी फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट, आपका क्या नाम है आपका, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या नाम है, सरोजनी नायडू। उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था आपका, एक बार मैं पढ़ देता हूँ इनके बारे में। इनको किस लिए जाना जाता है, तो रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो के लिए जाना जाता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था, इन्होंने न्यू फेस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को दिया। इसको आप देखेंगे तो देखो भाई 1919 में बहुत सारी चीजें हुई थी, आपका रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन एक तरफ चल रहा था। 1920 में तो ये हो गया था कि हिंदू मुस्लिम कमेटी एक तरीके से जो है यूनिटी यहाँ पे हुआ था। सेवलर पैरेलल मूवमेंट चल रहा था, आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एका मूवमेंट किसान सभा यूपी में चला, अकाली आपका पंजाब में चला। बहुत सारे सेक्टर्स में के लोगों का क्या हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट मिला था, किसान, पीजेंट्स, ट्राइबल्स का भी, वर्कर्स का भी, वुमेन्स का भी, ठीक है। तो एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक न्यू फेज था किसका, आपका इंडियन स्ट्रगल का। अगला आपको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, तो पहले आप एजुकेशन पॉलिसी बताएंगे अलग अलग की, भैया कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि किस तरीके से 1813 में जो है एजुकेशन की बात की गई, फिर लॉर्ड मैकॉले मिनट आया, फिर वुड डिस्पैच आया। उसके बाद आप बताएंगे भाई कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, भाई तो वेस्टर्न नॉलेज एंड मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए आपको वेस्टर्न एजुकेशन की जरूरत थी। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हाँ हम अपने ट्रेडिशन के साथ साथ जो है बाहर के भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रहा है, और रिफॉर्म मूवमेंट में हम इसको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय किस लेवल पे जो है पढ़े लिखे थे, और उन्होंने किस लेवल पे जो है रिफॉर्म्स के लिए आवाज़ उठाई, तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं भाई कि कॉलोनिकल इंटरेस्ट ओवर इंडिजीनियस नीड, इनकी जो नीड थी ना, इनकी जो नीड थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से ना क्लर्क लेवल के लोग बन जाए। इनका पर्पस जो था एजुकेट करना नहीं था, इनका पर्पस ये था कि भैया एक जो है ना क्लर्क लेवल का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हमको मिल जाए जो हमारे लिए हमेशा काम कर पाए, ऑफिसर्स ना बने। इसके अलावा जो है ये चाहते थे कि भारतीय जो है अपने कल्चर से हट के जो है हमारे कल्चर को धीरे धीरे करके फॉलो करने लगे, और जो है एक बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें नहीं चल रही थी। एक ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं
उनको ही ये चाहते थे कि एजुकेट कर पाए जो हमारे लिए काम हो। ऐसा ना हो कि सारी जो मासेस है वो एजुकेट हो गई तो ये हमारे लिए भी क्या हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो 15 मार्क्स का है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस हम फ्रेम कर रहे हैं उसको देखिए कि अब किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज द लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1857 रिवोल्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस लीडर अफेक्ट द आउटकम ऑफ द रिवोल्ट। तो पहले आप लीडर्स को आप नाम लेंगे कि बहादुर शाह, आप बता सकते भाई दिल्ली रानी लक्ष्मीबाई आपका कहाँ पे, तो झांसी से है। ठीक है, बेगम हजरत महल की अगर हम बात करें तो ये आपकी लखनऊ से। तो एक बार आप बता दिए, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखते हैं। तो आपका रिवोल्ट जो था ना वो सेंट्रलाइज्ड नहीं था, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कमांड, यानी कि ना एक होता है कि भाई ऊपर से जो कह दिया उसको बाकी सब फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। तो यहाँ पे वो चीज की कमी थी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव अलग अलग था भाई, सबके ऑब्जेक्टिव जो थे ना वो डाइवर्स ऑब्जेक्टिव थे। ठीक, फिर रीजनल आइसोलेशन आप एक बता सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। रीजनल डिस्पैरिटी थी गई, अलग अलग जगहों की अलग अलग जो थे प्रॉब्लम्स थे और सिचुएशंस थे। इसके बाद आपका क्या था भाई कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमको पता है भाई लोकलाइज्ड एफर्ट था, इंटरनल राइवलरीज भी थी। ठीक, तो 1857 रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वो टाइम था जहाँ पे हो सकता है कि हमको वहीं पे आज़ादी मिल जाती, लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है हम उस लेवल पे सक्सेस नहीं हो पाते हैं जिस लेवल पे चाहते थे। तो उसके क्या कारण थे ये हेडिंग डाल के आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आपको बस ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और मैं किस तरीके से आंसर को लिख सकता हूँ। आप अपने वर्ड्स में आंसर को लिखिए। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।